नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। मणिपुर में रोज रात क्यों सड़कों पर निकलते हैं लोग? मणिपुर में आज जो हो रहा है, क्या वो वाजिब है? कहीं ऐसा तो नहीं इन सब के पीछे बंगाल इलेक्शन वजह है? पहले दो, अब तीन पक्ष एक साथ जंग छेड़ चुके हैं, तीन पक्ष गोलबंदी कर चुके हैं, या कुछ और ही पनप रहा है मणिपुर में? और जो फिलहाल हालात है साहब, आखिर उन्हें सरकार क्यों नहीं देख पा रही? विपक्ष क्यों सुरसा की तरह मुंह फैलाए एक के बाद एक सरकार को सवालों के गोले दाग रहा है? या सरकार कुछ छिपा रही है? क्यों चुप है? सब बताएंगे आपको, बस अगले कुछ मिनटों तक हमारे साथ बने रहना है। आरोप प्रत्यारोपों की जड़ तक जाएंगे। क्या सचमुच उबल रहा है मणिपुर? इला हवाली में घटनाओं की सच्चाई क्या? घटनाओं की जिम्मेदारी आखिर किसकी? बात सत्ता पक्ष और विपक्ष के तर्कों, मणिपुर को क्या सचमुच अनदेखी झेलनी पड़ी? क्या इसलिए क्योंकि वहां चुनाव नहीं है? क्योंकि दूसरी तरफ बंगाल और असम जैसे चुनावी राज्यों में सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। वहां बड़े बड़े नेता लगातार दौरे कर रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग हो रही है, हजारों केंद्रीय बल तैनात किए जा रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां भेजी जा रही है। लेकिन मणिपुर में तस्वीर बिल्कुल उलट है। राज्य के गृह मंत्री के मुताबिक पहले मणिपुर में 272 केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां तैनात थी, लेकिन चुनावी ड्यूटी के लिए कुछ कंपनियां हटा दी गई। यानी जिस राज्य में पहले से तनाव चरम पर है, वहां सुरक्षा बल कम कर दिए गए। अब वहां सिर्फ 184 कंपनियां बची। मणिपुर में 272 केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां तैनात, चुनावी ड्यूटी के लिए कुछ कंपनियां हटा ली गई। जिस राज्य में पहले से तनाव चरम पर है, वहां सुरक्षा बल कम कर दिए गए। अब वहां सिर्फ 184 कंपनियां बची हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या चुनावी राज्यों की सुरक्षा के लिए मणिपुर की सुरक्षा से समझौता किया गया? क्या मणिपुर इसलिए नजरअंदाज हो रहा है क्योंकि वहां चुनाव नहीं है? सबसे चिंता की बात यह है कि मणिपुर का संघर्ष अब सिर्फ दो समुदाय तक सीमित नहीं, अब तीनों बड़े समुदाय अलग अलग घटनाओं के जरिए हिंसा की चपेट में आते दिख रहे हैं। यानी हालात पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद न बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं, न उतनी गंभीरता दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अब सवाल सरकार की प्राथमिकताओं पर उठ रहे हैं। क्या चुनाव मणिपुर की शांति से ज्यादा जरूरी हो गए? बताया जा रहा है कि मणिपुर में ताजा हिंसा की चिंगारी 6 अप्रैल 2026 को विष्णुपुर से उठी, जहां एक घर पर हुए रॉकेट जैसे हमले में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया। लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और देखते ही देखते हालात हिंसक झड़पों में बदल गए। भीड़ ने सुरक्षा बलों पर हमला किया, गाड़ियां जलाई गई। जवाबी कार्यवाही में 3 लोगों की मौत बताई जा रही, यानी 2 मासूमों की मौत ने मणिपुर में दबा हुआ तनाव फिर भड़का दिया। अब 2 नहीं 3 समुदायों में तनाव। अब तक मणिपुर में संघर्ष मैतेई और कुर्की समुदाय के बीच सीमित माना जा रहा था, लेकिन हाल की घटनाओं ने दिखा दिया कि अब नागा समुदाय भी इस हिंसा की चपेट में आने लगा है। उखरूल में बीएसएफ जवान की मौत और हाईवे हमले में नागा नागरिकों की हत्या ने हालात को और जटिल बना दिया है। यानी मणिपुर अब 2 समुदाय की लड़ाई नहीं, बल्कि 3 बड़े समुदाय के तनाव में उलझ चुका है, और यही स्थिति इसे पहले से ज्यादा खतरनाक बना रही है। चुनावी ड्यूटी में कम हुए सुरक्षा बल। मणिपुर की हिंसा के बीच सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहा है। राज्य के गृह मंत्री ने खुद माना कि पहले मणिपुर में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 272 कंपनियां तैनात थी, लेकिन चुनावी ड्यूटी के लिए 88 कंपनियां हटा ली गई। यानी जिस राज्य में पहले से तनाव चरम पर था, वहीं सुरक्षा बलों की संख्या कम कर दी गई। इससे गश्त कम हुई, नियंत्रण कमजोर हुआ और हिंसा रोकने की क्षमता पर असर पड़ा। अब विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या चुनावी राज्यों की सुरक्षा के लिए मणिपुर की सुरक्षा से समझौता किया गया? 4 साल बाद भी क्यों नहीं थम रही हिंसा? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मणिपुर की हिंसा 2023 में शुरू हुई, जब मैतेई समुदाय की एसटी दर्जे की मांग के साथ जातीय टकराव भड़क उठा। तब से लेकर अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। राष्ट्रपति शासन लगा, नई सरकार बनी, लेकिन हालात सामान्य नहीं हुए। आज भी कई इलाकों में डर का माहौल है।
स्कूल बंद है, बाजार ठप है, यानी 4 साल बाद भी यहाँ शांति बहाल नहीं कर पाए। सरकार के दावे बनाम जमीनी हकीकत। सरकार का कहना है कि हालात काबू में है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, लेकिन जमीनी तस्वीर इससे बिल्कुल अलग दिखती है। हर नई हिंसा के बाद हालात और बिगड़ रहे हैं, लोगों में भरोसा कम होता जा रहा है और विपक्ष सरकार पर नाकामी के आरोप लगा रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर हालात नियंत्रण में है तो मणिपुर बार बार क्यों जल उठता है। Look at what they have done to Manipur. A peaceful state. They set fire to it. Hundreds of people died. There is a civil war still carrying on in Manipur. Wherever they can, they try to capture power and run the state from Delhi. क्या मणिपुर को नजरअंदाज किया गया? एक तरफ चुनावी राज्यों में भारी सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मणिपुर में सुरक्षा बल घटाए जा रहे हैं। यही वजह है कि अब ये सवाल तेज हो गया है कि क्या मणिपुर सरकार और केंद्र दोनों की प्राथमिकता से बाहर हो गया, क्योंकि अगर समय रहते हालात नहीं संभाले गए तो ये आग और फैल सकती है और इसकी कीमत आम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है। यानी मणिपुर में हिंसा सिर्फ कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं रह गई है, यह अब सरकार की प्राथमिकताओं और प्रशासनिक क्षमता की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। अगर लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, अगर बच्चों की मौत के बाद पूरा राज्य सुलभ उठता है, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर मणिपुर में शांति कब लौटेगी और क्या सरकार इस बार हालात संभाल पाएगी या फिर मणिपुर एक बार फिर हिंसा की आग में झुलसता रहेगा। RNTV नेशनल इस खबर में सामने आई सूचनाओं और उपलब्ध रिपोर्ट्स की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। ये रिपोर्ट विभिन्न स्रोतों और घटनाक्रमों के आधार पर तैयार की गई, जिसका उद्देश्य केवल सूचना प्रस्तुत करना है। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं मणिपुर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जरूर भेजें।